गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो आज पता है सुबह हम मॉर्निंग टॉक पे आए हैं और हमारे साथ हैं थर्ड ईयर से अंकित सर, और वो गेट क्वालीफाई भी कर चुके हैं। तो आज हम उनसे काफ़ी तरह के क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेंगे और काफ़ी मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। तो पता है सर से नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब सिचुएशन मतलब काफ़ी टफ हो जाती हैं आपके लिए, और सबकी लाइफ में होता है, वो एक दौर ऐसा आता है जब काफ़ी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग नहीं होती हैं, तो मतलब आप उसको कैसे डील करते हैं? मेन चीज़ तो यही है कि सिचुएशन टफ कब होती है। सिचुएशन टफ जब होती है जब वो तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं हो रही हो, जैसा तुम चाहते हो ऐसे नहीं हो रही हो, तो वो तुम्हें एक अलग लेवल का स्ट्रेस फील कराती हैं। तो कभी भी एक सिचुएशन आए ना, तो मैं जो करता हूँ अभी वो मैं ये करता हूँ, कहीं मेरे को स्ट्रेस फील होता है तो मैं सोना पसंद करता हूँ। सारा रिलैक्स आ जाता है और चीज़ें मैं उतना दिमाग से निकाल देता हूँ कि जो मेरे फालतू हैं, जो मुझे स्ट्रेस दे रहे हैं, जो मुझे डिप्रेशन की तरफ ले जा रही हैं, उनको मैं निकाल देता हूँ अपने सोते समय। मैं स्ट्रेस के टाइम सोना मुझे इतना पसंद है कि मैं 24 घंटे भी सो सकता हूँ। साइकोलॉजी फैक्ट भी है कि जब स्ट्रेस ज़्यादा हो तो आदमी सोता भी है। वो भी है कि आदमी ऑटोमेटिकली से नींद भी आती है ज़्यादातर। तो कभी सिचुएशन टफ हो तो मेरे लिए ध्यान रखो, कभी भी हमें ध्यान रखो कि किस मोटिवेशन का तुम वो चीज़ स्टार्ट करी थी, ठीक है, क्या एक्सपेक्टेशन तुम्हारी थी और किस सिचुएशन से वो फुलफिल नहीं हुई थी, ठीक है। तो उन चीज़ को ध्यान रखो, उन चीज़ को इम्प्रूव करो, ठीक है, और फिर दोबारा ट्राई करो। और लाइफ में मतलब क्यों होना जरूरी है, क्यों मैंने क्यों स्टार्ट करा, क्या रीजंस थे, या क्यों है, क्या जीवन में रखो अपने। जब कोई बंदा एसएससी की तैयारी करता है तो हमारे टाइम मतलब उसमें 15 OLPs होते हैं, ऑप्शनल लाइक क्वालिटीज होती हैं। तो उसमें आता है कि अगर तुम्हारे पास क्यों का जवाब है ना हर क्वेश्चन के लिए, क्यों और कैसे, ये क्यों करनी मुझे और कैसे करनी है, तुम्हें ऑफिसर की लाइन पे जा रहे हो और तुम ऑफिसर बनने लायक हो। तो हमेशा ध्यान रखो एक लाइफ में क्यों जरूर होना चाहिए कि हाँ इस चीज़ को मैं क्यों करूँ और कैसे करूँ। तो सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्या स्टेटस रह गया है, और आप जैसा कि देख रहे हैं सारी चीज़ें प्राइवेट ही हो रही हैं और गवर्नमेंट भी प्राइवेट की तरह जाती जा रही है, तो मतलब अब क्या आपका वो है इस पर कहना है? जैसा कि हमारी गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन फॉलो करती जा रही है, तो काफ़ी जो गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं उनको प्राइवेट होना पड़ रहा है। जॉब्स की भी जॉब्स भी तुम्हें अनएम्प्लॉयमेंट भी दिख रही है। तो अगर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करूँ, अगर मैं मेनली मेरे को ज़्यादा नॉलेज है नहीं उस चीज़ के बारे में, लेकिन अगर मैं डिफेंस के बारे में कहूँ तो जैसे कि तुम देखो 2010 से 2015 के बीच और उससे पहले जो चीज़ें होती थी, जो वैकेंसीज आती थी ना, वो लगभग 700-800 नंबर में आती थी। लेकिन उसके बाद अब देखोगे तो वो नंबर 400 रह गया, जस्ट हाफ। और उसमें भी गवर्नमेंट फोकस कर रही है शॉर्ट सर्विस कमीशन पे, नॉन परमानेंट कमीशन। शॉर्ट सर्विस कमीशन इन द सेंस कि उसमें क्या होता है कि तुम एक किसी भी आर्मी या नेवी में, जिसमें डिफेंस में मैक्सिमम से मैक्सिमम 14 साल की जॉब कर सकते हो, जिससे कि गवर्नमेंट तुमसे काफ़ी अलाउंस छीन लेती है। तो पेंशन छीन लेती है, कभी कभी एक्स सर्विसमैन का कोटा भी छीन लेती है, ठीक है, और काफ़ी बेनिफिट्स, एक्स्ट्रा बेनिफिट जो मिलते हैं वो छीन लेती है। वहीं अगर उसे एक परमानेंट कमीशन देना पड़े, उसमें उसको एक तो जॉब देनी पड़ेगी, उस बंदे को 60 साल तक नहीं हो जाए जब तक, वो पेंशन देनी पड़ेगी टिल डेथ तक उसे, उसकी फैमिली मतलब वाइफ को देनी पड़ेगी, और रिटायरमेंट का पैसा, सारी चीज़ें उसे देनी पड़ेंगी अगर वो परमानेंट कमीशन में ज्वाइन होता है। तो आज के समय में अगर मैं रेशियो में बात करूँ तो लगभग 1 गुने से 4 गुने का रेशियो है। अगर शॉर्ट सर्विस कमीशन में 20 पोस्ट निकल लेंगे तो उसमें सिर्फ 4 पोस्ट निकलेंगे, और मैं कहता हूँ ये रेशियो और भी कम है। परमानेंट कमीशन बहुत ही कम ऑफर किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि गलत है, क्योंकि डिफेंस ही तो एक ऐसी चीज़ जिसे दे जाना जाता है, उसमें भी ये चीज़ें होंगी तो बंदे का इंटरेस्ट ही नहीं आएगा एक सिटीजन का, तो कैसे उस चीज़ को ज्वाइन करेगा। तो मैं चाहूँगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम की जो कंडीशन है काफ़ी वॉस्ट है अभी समय। लेकिन एक चीज़ ये भी ध्यान रखिए कि कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है वो छोटा बड़ा नहीं होता। बिल्कुल, वो मतलब कोई भी एग्जाम जाना जाता है सेक्रीफाइस से। जितना बड़ा एग्जाम उतना बड़ा सेक्रीफाइस वो मांगता है, जितना छोटा एग्जाम उतना कम सेक्रीफाइस। अगर तुम किसी जस्ट कोई भी ग्रुप डी की वो कर रहे हो तो तुम्हें एक नींद त्याग करनी पड़ेगी। सुबह मॉर्निंग में जाओ, अब फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दो और थोड़ा बहुत पढ़ लो, मेनली 3 to 4 आवर्स ओनली। वहीं तुम जाओगे अगर यूपीएससी या फिर और भी जो मैक्सिमम एग्जामिनेशन वो सेक्रीफाइस मांगते हैं ज़्यादा। कट ऑफ विथ योर जितने भी तुम्हारे जो टाइम टेकिंग चीज़ें हैं, सोशल मीडिया होगा, ये होगा, इन पर तुम्हें कम से कम टाइम स्पेंड करना है, ठीक है। अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, बाकी अदर चीज़ों से। मतलब कोई भी एग्जाम सेक्रीफाइस मांगता है। अगर मैं एक सेक्रीफाइस की तो बात नहीं करता, मैं एक चीज़ स्टूडेंट शेयर करना चाहूँगा कि जब व्हेन आई वाज प्रिपेयर फॉर एनडीए रिटन एग्जामिनेशन, तो जो 2021 की होली थी ना, वो मैंने एक क्लासरूम में अकेले बैठ के गुजारी थी। मैंने सिंगल टीका तक नहीं लगवाया था उस समय पूरे दिन लगभग मैं 18 से 19 आवर्स पढ़ा था उस सिंगल डे में सिर्फ। तो मैं उसको देखता हूँ कि और बंदे मेरे दोस्तों को एंजॉय कर रहे हैं, सब चीज़ आता, साउंड आता है कानों में, लेकिन मैं उस रूम से बाहर नहीं निकला था। मैंने उस समय ये दिन मैंने पूरा स्पेंड करा था। उस दिन एक सिंगल डे में 4 कोल्ड कॉफ़ी पी थी, क्योंकि नींद आती है। तो मैं उस समय मैं एडिक्टेड था कोल्ड कॉफ़ी का जब मैं प्रिपेयर कर रहा था। लगभग एक दिन में 2 कॉफ़ी तो मैक्सिमम मिनिमम थी, लेकिन उस दिन मैंने 4 पी और मैंने अपना पूरा डे उस दिन वहाँ स्पेंड किया और एक सिंगल टीका नहीं लगवाया था। और मतलब स्टूडेंट, वैसे स्टूडेंट की लाइफ में एंजॉयमेंट होता है कॉलेज लाइफ में, लेकिन सेक्रीफाइस देखें तो जैसे वो गांव से बिलोंग करता है तो काफ़ी सारी चीज़ें मिस भी कर लेता है। कहीं दिवाली पे घर नहीं जा पाता, कहीं होली पे नहीं जा पाता, और कहीं मैं तो 4 साल से अपने पड़ोस की शादियाँ भी मिस कर रहा हूँ। मतलब हाँ, तो यही सब होता है कि मतलब अगर तुम स्टडी से जुड़े हो तो कुछ टाइम तक के लिए तुम्हें काफ़ी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। बट एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि वो तुम्हारा माइंड रिमाइंड करना चाहिए, कभी एक इंस्टेंट टाइम पे बंदे को सीरियस हो जाना चाहिए। बिल्कुल,
चीज़ पर हमेशा ध्यान। तो सर मतलब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे कॉलेज लाइन में तो काफ़ी अच्छे स्कोर कर लेते हैं एकेडमिक के बच्चे, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, तो उसका रीजंस क्या हो सकता है? जिसमें प्रीवियस हमारे क्वेश्चंस का इसमें एक जवाब दिया था कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है और पैटर्न है और जो एकेडमिक का पैटर्न है उसमें काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। सिलेबस में हो गया और जो मतलब उनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम ज़्यादा बेसिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि अगर बंदे की उस सेक्टर में या उस सब्जेक्ट में क्लियर नॉलेज है ना तभी उस चीज़ को वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फिल कर सकता है। वहीं क्या है एकेडमिक में एक जो रूल है जो हमें भी अच्छा लगता है सबका अच्छा लगता है स्टेप मार्किंग का, कि अगर उस बंदे को बेसिक्स नहीं बता पा रहा है बाकी एडिशन बताएगा तो उसको नंबर मिल जाते हैं और वो एकेडमिक में अच्छा स्कोर कर जाता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम मांगता है बेसिक्स और तुम्हारी क्लियर अंडरस्टैंडिंग उस सब्जेक्ट उस टॉपिक के रिलेटेड। लेकिन वहीं तुम्हारे जो एकेडमिक है, एकेडमिक में अगर बंदा एक रात पहले 2 रात पहले पढ़ रहा है और वो उसमें अच्छा स्कोर 60-70 मैं कहता हूँ कर सकता है, उससे नीचे तो कर नहीं जाएगा, अच्छे से पढ़ रहा है 1-2 दिन भी। तो जैसा कि सर ने पहले बताया था कि सर जागृति क्लब से भी ज्वाइन है और 1-2 क्लब से और भी ज्वाइन है, तो मतलब आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा क्लब के साथ और क्या कितने इफेक्टिव है हमारे यहाँ के क्लब? जैसे ऑलरेडी मैंने तुम्हें बताया, ठीक है, मैं मेनली 2 क्लब से मेन ज्वाइन हूँ, ठीक है, जागृति क्लब से और कल्चर क्लब से। ठीक है, कल्चर क्लब जो हेल्प किया जाता है मतलब जो मॉनिटर किया जाता है हमारे सुनील सर से और सुनील से किया जाता है और जागृति क्लब रशिया सर से किया जाता है। तो अगर क्लब में जो अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मेरा एक होता है गुड एक्सपीरियंस, एक होता है वंडरफुल एक्सपीरियंस। तो मेरा वंडरफुल वाला रहा है, मुझे बहुत चीज़ें सीखने को मिली हैं, बहुत मज़े भी आए हैं। ठीक है, क्लब में अगर तुम बंदा कोई भी है उसे हर तरीके का वर्क दिख जाएगा और बंदा मैनेजमेंट वर्क अच्छा संभाल सकता है या फिर उसका इंटरेस्ट है कि हाँ मुझे मैनेजमेंट वर्क में जाना है तो उसमें वो जा सकता है कि मुझे कौन चीज़ कब ऑर्गेनाइज करानी है, कौन सा टाइम कब स्लॉट के लिए देना है, कितनी कौन सा रूम नंबर या कौन सा रूम में कितने हमारे कोऑर्डिनेटर या वॉलंटियर्स होने चाहिए उसको मॉनिटर करने के लिए। तो ये चीज़ तुम एक मैनेजमेंट वर्क देख सकते हो लीडरशिप लीडर की तरह क्लब में। अगर तुम्हारे सॉफ्ट स्किल्स काफ़ी अच्छी हैं या फिर सॉफ्ट स्किल्स पे तुम काम करना चाहते हो तो तब भी तुम ज्वाइन कर सकते हो। कहाँ अगर तुम जब किसी एक्टिविटी का एडवर्टाइजमेंट करने जा रहे हो क्लासरूम्स में अपने जूनियर्स को अपने सीनियर्स को बताने जा रहे हो तो तुम वहाँ जाकर बोल सकते हो। ठीक है, तुम्हें दिखेगी वहाँ जाए कोई एक्टिविटी को होस्ट कर सकते हो तो वो तुम्हें वहाँ चीज़ दिखेगी। तो क्लब में अगर तुम जुड़ोगे तो ऐसा नहीं है कि तुम कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें कुछ ना कुछ मिलेगा, तुम्हें खुद रियलाइज होगा हाँ पहले मैं ये था अब मेरे अंदर ये तो एडअप है। तो उस चीज़ में तुम्हें एक अलग स्पिरिट है कि हाँ मैं क्लब से जुड़ा रहा हूँ और एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहूँ। बट एक चीज़ ध्यान रखना, मेनली जिसके लिए आए हो ना वो भी करते ना, सारी चीज़ स्टडी के साथ करना। स्टडी अगर कहीं लैग कर रही है ना तो छोड़ देना, वो काम तुम्हारे लिए यूजलेस है। जहाँ स्टडी तुम्हारी लैग कर रही है, कहाँ स्टडी अफेक्ट हो गई तो मैं कहता हूँ कि उसको तुम नेगलेक्ट कर दो।